Good morning all. Welcome to IFS YouTube channel. Welcome all. Good morning वैष्णवी. Good morning अश्वनी. तो आप सभी लोगों को पता है इस वीक में गेट लाइफ साइंसेस के हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर रहे थे, राइट? कर रहे हैं. तो यहाँ पे आज के सेशन में हम माइक्रोबायोलॉजी पेपर से, क्योंकि गेट लाइफ साइंसेस में यूजुअली 5 पेपर्स रहते हैं और 5 में से कोई भी 2 हमें जो सिलेक्ट करने रहते हैं, तो हम पर्टिकुलरली 4 पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं. ओके, तो इसमें से आज के सेशन में हम डिस्कस कर लेंगे माइक्रोबायोलॉजी का पेपर जो 2015 में पूछा गया था. ईयर 2015 में जो 20 क्वेश्चंस पूछे थे उसके बारे में. गुड मॉर्निंग पूजा. एंड लास्टली कल दादा सर फिर वापस 10 बजे आएंगे एंड जूलॉजी का पेपर डिस्कशन करेंगे. इससे पहले लालजी सर ने बॉटनी का पेपर भी डिस्कस किया है, दिगंबर सर ने बायोकेमिस्ट्री का पेपर भी डिस्कस किया है. ओके, एंड उसके अलावा आपको केमिस्ट्री एज वेल एज जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन भी आपको डिस्कशन मिल गया है. तो माइक्रोबायोलॉजी, जैसा कि हमें पता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस तो रहते ही है माइक्रोबायोलॉजी पेपर से कि जो पूछे ही जाते हैं. हिस्ट्री हो गया, हमने पहले भी माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस किए ही है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर. जैसे कुछ क्वेश्चंस हो गए फ्रॉम द फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, वो पूछे जाते हैं जो एक्चुअली माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स से रिलेटेड होते हैं. ओके, कुछ हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. कुछ 3-4 ऐसे क्वेश्चन है कि जो माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा आता है. बाकी जनरल जो 1-2 बहुत ही बेसिक बायोकेमिस्ट्री या सेल बायोलॉजी के क्वेश्चन भी होते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं. तो ये हमें ट्रेंड पता ही है और वैसा ही कुछ ट्रेंड यहाँ पे भी है इस पेपर में. ओके, गुड मॉर्निंग तुषार कांति. ओके, तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करिए लिंक एंड उनको बोलिए कि ज्वाइन हो जाए हमारे साथ सो दैट हम डिस्कशन स्टार्ट करें. ओके, तो 20 क्वेश्चंस है. हम पहला क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. आप देखो, लोफोट्राइकस बैक्टीरिया है, क्या आएगा इसका आंसर? देखो, मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी साथ में आंसर दे. ओके, आप भी साथ में आंसर दे. लोफोट्राइकस बैक्टीरिया विल हैव व्हाट? क्या आएगा इसका आंसर? गुड मॉर्निंग सरीना. गैस, क्या आएगा इसका आंसर? लोफोट्राइकस बैक्टीरिया will have one flagellum, a cluster of flagella at one or both ends, a flagella that are spread evenly over the whole surface, या फिर a single flagellum at each pole. What will be the answer? लोफोट्राइकस. ओके, पूजा बोल रहे हैं डी, तौसिफ बोल रहे हैं बी. देखो, ये जो माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको तो आना ही चाहिए. क्या रहेगा? लोफोट्राइकस का रहेगा. ओके, पल्लवी सिंह बोल रहे हैं सी, सरीना बोल रहे हैं बी. ओके फाइन. तो करेक्ट आंसर इज एक्चुअली बी, द क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला एट वन और बोथ एंड्स. यूजुअली जब एक एंड पे होगा तब लोफोट्राइकस बोलेंगे एंड दोनों एंड पे एक क्लस्टर होगा फ्लैजिला का, तब उसको हम सेफेलोट्राइकस बोलेंगे. ओके, तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? B, a cluster of flagella at one or both ends. Okay, yes वैष्णवी, करेक्ट. B आएगा आंसर. आप देख सकते हो मोनोट्राइकस मतलब सिर्फ एक ही पोल पे सिंगल फ्लैजिला है. अगर एक साइड पे, एक एंड पे या दोनों एंड पे अगर क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला होगा तो उसको हम बोलेंगे लोफोट्राइकस या फिर सेफेलोट्राइकस भी बोलते हैं. अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है तो उसको हम पेरीट्राइकस बोलेंगे. और अगर सिर्फ एक एंड, दोनों एंड पे सिर्फ एक ही फ्लैजिला है तो फिर हमें एम्फीट्राइकस बोलेंगे. ओके, सो आंसर इज व्हाट? लोफोट्राइकस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इससे इजी क्वेश्चन क्या आएगा? इससे इजी क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है. आप देख लो, इन एरोबिक रेस्पिरेशन द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज, व्हाट विल बी द आंसर? राइट, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर या ऑक्सीजन. एरोबिक रेस्पिरेशन में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है?
फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मतलब वो पर्टिकुलर रहेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा हाई हम बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होता है, राइट। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होता है, मतलब कि वो पर्टिकुलरली सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को उसमें कैपेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। व्हाट विल बी द आंसर? करेक्ट। सरीना, तौसिफ, पूजा, वैष्णवी, चारों ने डी बोला है, करेक्ट। डी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो इससे इजी क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है। ऑक्सीजन इज द आंसर, ओके। यस दिवेश, करेक्ट। ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन होता है, वेरेज एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं होगा और ऑक्सीजन की जगह कोई पर्टिकुलरली दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हम बोल सकते हैं कि यूजुअली ऑल्टरनेटिवली यूज करते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑक्सीजन में ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है, देयरफॉर सबसे ज़्यादा एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन में और कंपैरेटिवली एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी यील्ड होती है, ओके। गुड मॉर्निंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपका बेसिक बायोकेमिस्ट्री या सेल बायोलॉजी से ये क्वेश्चन है। अ प्रोसेस इन विच फैटी एसिड्स आर शॉर्टन्ड बाय 2 कार्बन्स एट अ टाइम रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए इज नोन एज। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। अ प्रोसेस इन विच फैटी एसिड्स आर शॉर्टन्ड बाय 2 कार्बन्स एट अ टाइम रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए इज नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन, कार्बोक्सिलेशन, बीटा ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। व्हाट विल बी द आंसर? यस, फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होगा? प्लांट्स में होगा, करेक्ट। प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट में होगा। व्हाट अबाउट कार्बोक्सिलेशन? कार्बोक्सिलेशन बहुत ही जनरल मैकेनिज्म है, वो कहीं पे भी हो सकता है कार्बोक्सिलेशन। व्हाट अबाउट बीटा ऑक्सीडेशन? यस, आंसर इज बीटा ऑक्सीडेशन। हितिका, पूजा, संदीप, तौसिफ, पल्लवी, सरीना, ओके सभी ने सही बोला है। बीटा ऑक्सीडेशन इज द आंसर, जहाँ पे हर एक साइकिल में 2-2 कार्बन कम होते जाते हैं फैटी एसिड चेन से, और वो जो 2 कार्बन कम होते हैं वही 2 कार्बन एक्चुअली एसिटाइल कोएंजाइम के ओए के फॉर्म में होते हैं, ओके। सो आंसर इज व्हाट? बीटा ऑक्सीडेशन, राइट। कितना इजी क्वेश्चन है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अगेन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। गुड मॉर्निंग कहकशा, गुड मॉर्निंग। यस वैष्णवी, सही बात है, ऑप्शन सी बीटा ऑक्सीडेशन इज द आंसर। तो ऐसे भी इजी क्वेश्चंस भी होते हैं, फिर ऐसे भी क्वेश्चंस आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो माइक्रोबायोलॉजी से थोड़े रिलेटेड है, शायद जो दूसरे बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको ना आए, बट ठीक है ट्राई कर सकते हो आप। लिमुलस एम्बेबोसाइट लाइसेट एसे इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ। सो एक पर्टिकुलर टेक्निक है लिमुलस एम्बेबोसाइट लाइसेट। एम्बेबोसाइट क्या है? एम्बेबोसाइट इज एक्चुअली द ब्लड सेल ऑफ लिमुलस, ओके। एम्बेबोसाइट इज ब्लड सेल ऑफ लिमुलस। लिमुलस मतलब एक हॉर्सशू क्रैब है, ओके। सो लिमुलस अमीबोसाइट लाइसेट ऐसे इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ व्हाट। तो एक्चुअली होता क्या है, ये जो हॉर्सशू क्रैब का जो ब्लड सेल है अमीबोसाइट, पर्टिकुलर इसका लाइसेट हम यूज करते हैं क्योंकि वो बहुत ही एफिशिएंटली बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन के साथ बाइंड करता है, ठीक है। बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन के साथ बाइंड करता है एंड देयरफॉर यहाँ पे आंसर आएगा एंडोटॉक्सिन। इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ एंडोटॉक्सिन्स, ओके। आंसर इज ए, ठीक है। यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स, बिकॉज यहाँ पे ये जो लाइसेट है ब्लड सेल लाइसेट्स वो यूजुअली एंडोटॉक्सिन के साथ एफिशिएंटली बाइंड करेंगे। आंसर इज ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इट डील्स विद बिट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और आपको पता ही है अगर आप 1-2 भी सही मैचिंग आप कर लो तो फाइनली ऑप्शन भी ऐसे यहाँ पे दिए गए होते हैं कि जो आप आराम से सिलेक्ट कर सको। मैच साइंटिस्ट इन ग्रुप 1 विथ टर्म्स रिलेटेड टू देयर मेजर साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस। क्या रहेगा? सेंगर ने क्या किया था? सेंगर ने क्या किया था? डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, या फिर डीएनए सीक्वेंसिंग, या फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम
या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन या इम्यून टॉलरेंस? व्हाट विल बी द आंसर? सेंगर रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए सीक्वेंसिंग। फ्रेडरिक सेंगर एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए एज वेल एज प्रोटीन सीक्वेंसिंग दोनों की डिस्कवरी की थी, दोनों मेथड की डिस्कवरी की थी, हम बोल सकते हैं दोनों मेथड को डेवलप किया था, डीएनए और प्रोटीन सीक्वेंसिंग। तो सेंगर का डीएनए सीक्वेंसिंग, वॉटसन का आप देखो डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, राइट, बहुत इजी है। पी का 2 और क्यू का 1 अगर आपको मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है आंसर फिर क्या हो जाएगा? डी, करेक्ट। पी का 2, क्यू का 1, आर का 4 एंड एस का 3। वैक्समैन जो है अगेन वो पर्टिकुलरली काफ़ी सारी उन्होंने एंटीबायोटिक्स डिस्कवरी की थी जिनमें से एक है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। यस एवरीवन, सभी करेक्ट? यस एवरीवन इज करेक्ट। सही ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन कॉज्ड बाय केमिकल म्यूटाजेन इथाइल मीथेन सल्फोनेट। इथाइल मीथेन सल्फोनेट की यहाँ पे बात की गई है, EMS, राइट, इथाइल मीथेन सल्फोनेट। सो अगर बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन जब होता है या हम बोल सकते हैं कि भाई म्यूटेशन कॉज हो रहा है केमिकल म्यूटाजेन EMS की वजह से, तो वो एग्जैक्टली कौन सा म्यूटेशन होगा, कौन सा केमिकल रिएक्शन वहां पे होता है ये म्यूटाजेन की वजह से? EMS म्यूटाजेन की वजह से कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा? यस, अभी तक देखो थियरी है, आगे थोड़े न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। ओके, प्रतीक्षा बोल रहे हैं बी, ठीक है। पल्लवी सिंह बोल रहे हैं डी। ओके, पूजा सलोनी भी बोल रहे हैं बी। सो EMS जो है इथाइल मीथेन सल्फोनेट, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, मतलब कि कुछ ना कुछ वो पर्टिकुलरली ऐड कर रहा है कहीं पे, तो वो एक्चुअली अल्काइल ग्रुप को ऐड करता है, नोन एज अल्काइलेशन। ओके, इथाइल मीथेन सल्फोनेट हो गया या डाई मिथाइल सल्फोनेट, ये जो DMS EMS ये सारे है वो अल्काइल ग्रुप को ऐड करते हैं, मतलब अल्काइलेशन करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? बेस सब्स्टिट्यूशन होगा एंड उसकी वजह से जो नॉर्मल बेस पेयरिंग होगी वो बेस पेयरिंग नॉर्मल नहीं रहेगी। सो व्हाट विल बी द आंसर? अल्काइलेशन इज द आंसर। देखो इजी है, फिर भी पता नहीं कुछ लोग गलत क्यों ऑप्शन दे रहे हैं। EMS बहुत ही बेसिक म्यूटेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, ऐसा भी नहीं है कि कोई एडक्ट या किसी की बात कर ले। इंटरकेलेटिंग एजेंट कौन कौन से रहेंगे? इथिडियम ब्रोमाइड है, एक्रिडीन ऑरेंज है, वो इंटरकेलेटिंग एजेंट है। ओके, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अल्काइलेशन की। तो आप देख सकते हो पर्टिकुलरली यहाँ पे अल्काइलेशन हो जाएगा इथाइल मीथेन, मतलब इथाइल मीथेन ग्रुप ऐड हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप यहाँ पे भी यही है। सो जिसकी वजह से पर्टिकुलरली यूजुअली गुआनिन को बाइंड करना था साइटोसिन के साथ, बट उसका अल्काइलेशन हो गया जिसकी वजह से अब वो बाइंड करेगा थायमिन के साथ। सो यहाँ पे बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन हो गया। सिमिलरली थायमिन को बाइंड करना था एडिनिन के साथ, बट यहाँ पे उसका अल्काइलेशन म्यूटाजेन की वजह से अल्काइलेशन हो गया, अल्काइल ग्रुप ऐड हो गया, जिसकी वजह से अब वो बाइंड कर रहा है गुआनिन के साथ। सो बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। ओके, देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। द क्लासिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग टेक्सोनोमिक हायरार्की ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन असेंडिंग ऑर्डर इज। असेंडिंग ऑर्डर से स्टार्ट करो, सबसे पहले क्या आएगा और फिर कहां तक रहेगा? यस, क्लासिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग टेक्सोनोमिक हायरार्की ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन असेंडिंग ऑर्डर इज। व्हाट विल बी द आंसर? ऑप्शन ए दिया गया है जीनस, स्पीसीज, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। ऑप्शन बी दिया गया है स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फैमिली, क्लास। ऑप्शन सी है स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, मतलब असेंडिंग में हमें देखना है। एंड ऑप्शन डी है जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर, क्लास, फैमिली। यस, व्हाट विल बी द आंसर? देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ओके, गुड मॉर्निंग स्नेहा। ओके, पूजा सलोनी, स्टडी ऑल राउंड, तन्मय, प्रतीक्षा, सभी सी ऑप्शन बोल रहे हैं।
जो कि बिल्कुल सही है और इजी भी है। सबसे पहले स्पीसीज आता है, फिर जीनस आता है, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर क्या आएगा, फाइलम एंड किंगडम। करेक्ट? सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। राइट? इजी क्वेश्चन था ये। अब ये सॉल्व करिए। ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू किल बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स इज। बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स को किल करने के लिए सबसे इफेक्टिव मेथड कौन सा है इसमें से? यस, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, यूवी रेडिएशन, फिल्ट्रेशन, पास्चराइजेशन। व्हाट विल बी द आंसर? क्या रहेगा? मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन या फिर यूवी रेडिएशन, फिल्ट्रेशन, पास्चराइजेशन। आउट ऑफ दिस 4, यस? ओके, ओके, प्रतीक्षा बोल रहे हैं बी, कृतिका बोल रहे हैं ए, अपर्णा बोल रहे हैं ए, स्टडी ऑलराउंड ने बोला बी, देवव्रत बोल रहे हैं ए। तो मतलब ए और बी में कंफ्यूजन हो रहा है, सी और डी तो एलिमिनेट कर ही दिया है। ठीक है, चलो अच्छा, सी और डी एलिमिनेट कर दिया, ए और बी में फिर कंफ्यूजन हो रहा है। तो व्हाट विल बी द करेक्ट? यूवी इरेडिएशन या फिर मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। तो आपको एक चीज ये देखनी रहेगी, एक चीज ये देखनी रहेगी कि यूवी इरेडिएशन इतना इफेक्टिव फिजिकल मेथड नहीं है कंपेयर्ड टू द मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, क्योंकि मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में हम प्रेशर भी इंक्लूड करते हैं, हाई टेम्परेचर भी इंक्लूड करते हैं। मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन मतलब ऑटोक्लेविंग, करेक्ट? प्रेशर भी इंक्लूड करते हैं, देन हाई टेम्परेचर भी इंक्लूड करते हैं, एंड बिकॉज ये मॉइस्ट हीट है तो देयरफॉर उसमें जो सरफेस एरिया कांटेक्ट जो रहता है, एक्सपोजर, वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, वेरेज यूवी रेडिएशन की बात करें, यूवी रेडिएशन में इतना पेनिट्रेटिव पावर भी नहीं है, वो कुछ पर्टिकुलर सेल्स को वो किल करेगा। बट अगर और ज्यादा इफेक्टिवली किल करना है तो मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन लेंगे, क्योंकि वहां पे प्रेशर एंड हीट भी इंक्लूड होती है। So what will be the answer? Moist heat sterilization is the most effective method. Okay? UV radiation, ठीक है, वो भी है, हम नहीं बोलते कि वो अच्छा नहीं है, या हम नहीं बोलते कि इतना इफेक्टिव नहीं है, बट कहने का मतलब ये है कि कंपेयर टू ए एंड बी, मॉइस्ट हीट विल बी मोस्ट इफेक्टिव। ओके, ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। द क्लास ऑफ एंजाइम्स व्हिच कैटालाइज द एडिशन ऑफ ग्रुप्स टू डबल बॉन्ड। एक तो एडिशन ऑफ ग्रुप्स टू डबल बॉन्ड हो गया, एंड देन नॉन हाइड्रोलाइटिक रिमूवल हो गया ऑफ केमिकल ग्रुप्स। क्या होगा? एडिशन ऑफ ग्रुप्स, ऐसे एंजाइम का क्लास, मतलब जो 6 एंजाइम के क्लासेस है, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, देन व्हाट, लाइज, आइसोमरेज एंड लाइगेस। जो 6 है उसमें से यहाँ पे जो 4 पर्टिकुलर दिए गए हैं, 4 क्लास जो दिए गए, उसमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है कि जो एडिशन ऑफ ग्रुप्स, मतलब कि ग्रुप्स को ऐड करेगा डबल बॉन्ड पे, एंड नॉन हाइड्रोलाइटिक रिमूवल होगा? यस, व्हाट विल बी द आंसर? नॉन हाइड्रोलाइटिक रिमूवल एंड एडिशन ऑफ ग्रुप्स टू डबल बॉन्ड्स। ओके, अपर्णा बोल रहे हैं बी ऑप्शन, ट्रांसफरेज। दिवेश बोल रहे ए। ओके, शिवाजी बोल रहे हैं बी, कृतिका बोल रहे हैं ट्रांसफरेज मतलब कि बी। देखो अभी तक मुझे सही आंसर नहीं मिला है। ग्रुप्स का एडिशन कौन कौन करवाता है? देखो ग्रुप्स लिखा है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा है। ओके, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा है, ग्रुप्स लिखा है। ग्रुप्स का एडिशन कौन करवाता है? अगर ग्रुप्स के एडिशन की हम बात करें तो जनरली 2 एंजाइम्स होते हैं, लाइगेज एंड लाइज, सॉरी 3 एंजाइम, ट्रांसफरेज, लाइगेज एंड लाइज। नॉन हाइड्रोलिटिक की हम बात करें, नॉन हाइड्रोलिटिक की बात करें तो नॉन हाइड्रोलिटिक रिमूवल यूजुअली कहां पे होगा?
नॉन हाइड्रोलिटिक रिमूवल कहाँ पे होगा? अभी तक सही आंसर दिया ही नहीं है किसी ने। ट्रांसफरेज जरूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड पे ही ऐड करे, ठीक है? यस, ओके, नाउ राइट। अर्पिता, वैष्णवी, प्रतीक्षा, अभी सही है। लाइज, यूजुअली हाइड्रोलेज एंड लाइज दोनों ऐड करते हैं केमिकल ग्रुप्स, बट क्योंकि यहाँ पे नॉन हाइड्रोलाइटिक रिमूवल लिखा है तो ऑब्वियसली हाइड्रोलेज हम नहीं गिनेंगे, सो आंसर विल बी लाइज। ओके, आंसर विल बी लाइज। ओके, हाइड्रोलेज नहीं, हाइड्रोलेज मतलब कि उसको वाटर की जरूरत होती है लाइसिस के लिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है नॉन हाइड्रोलाइटिक, तो इसलिए हाइड्रोलेज नहीं आएगा, लाइज आएगा। ओके, देखो ये भी एक इजी क्वेश्चन है और नाम में ही है। एनेमॉक्स ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट, एनेमॉक्स ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट व्हाट? एनारोबिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट, या फिर एनारोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनियम, एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनियम, या फिर एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रेट, राइट? क्या रहेगा? एनेमॉक्स, एनेमॉक्स वर्ड से कुछ आप आइडिया लगा सकते हो? एनेमॉक्स, यस, यस, करेक्ट, करेक्ट प्रतीक्षा। एनेमॉक्स मतलब एनेरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, तीनों वर्ड उसमें दिए गए हैं एनेमॉक्स में, एनेरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। ऑप्शन सही, ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा, एनेरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। ओके, ठीक है, एनेमॉक्स, करेक्ट, यस, करेक्ट एवरीवन, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which combination of the following statement about specialized transduction is true? Which combination of the following statements about specialized transduction is true? Everyone correct, B option सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन जो है कौन सा कॉम्बिनेशन सही है? स्टेटमेंट पी है, specialized transducing phases can transport only certain genes between bacteria. Statement Q है, specialized transducing phases can transport any gene between bacteria. Statement R is phage P22 is a specialized transducing phage and S is phage lambda is a specialized transducing phage. P Q R S में कौन सा कॉम्बिनेशन सही है? ओके, P and S only या फिर Q and R only, P and R only या Q and S only? What will be the answer? बताइए, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में और जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में क्या फर्क है? जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में यूजुअली हम बोलते हैं कि कोई भी रैंडमली कोई भी जीन का ट्रांसफर होगा, ठीक है? जीन का पर्टिकुलर कोई भी जीन का ट्रांसफर होगा जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में। बट व्हाट अबाउट स्पेशलाइज्ड? कुछ ही ऐसे जीन्स है स्पेशलाइज्ड या कुछ ही ऐसे रिस्ट्रिक्टेड जीन्स है जिसका ट्रांसफर होगा पर्टिकुलरली स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में। तो अगर हमने बोला कुछ ही जीन्स है या कोई ही पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड ही स्पेशलाइज्ड जीन्स है तो ऑब्वियसली पी स्टेटमेंट आएगा, क्यू स्टेटमेंट नहीं आएगा। ओके, तो ये और ये एलिमिनेट कर दिया, बी एंड डी, पी स्टेटमेंट आएगा। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन नहीं है, स्पेशलाइज्ड है, ठीक है? और स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में हम कोई ऐसे रिस्ट्रिक्टेड जीन्स या कोई ऐसे पर्टिकुलर जीन्स ही होते हैं जिनके पास एक पर्टिकुलर बोल सकते हैं स्पेशल फ्लैंकिंग सीक्वेंसेस रहती है, वही ट्रांसफर होंगे। व्हाट अबाउट द पर्टिकुलर स्टेटमेंट बिटवीन आर एंड एस? फेज P22 इज अ स्पेशलाइज्ड ट्रांसड्यूसिंग फेज या फिर फेज लैम्बडा इज अ स्पेशलाइज्ड ट्रांसड्यूसिंग फेज? तो फेज लैम्बडा इज एक्चुअली द specialized transducing phage. Okay, so therefore the answer will be P and S. So option A, that is answer, statement P and S are correct.
ऑप्शन सी सही होगा। लैम्डा फेज जो है वो एक्चुअली स्पेशलाइज्ड ट्रांसड्यूसिंग फेज है, ओके, जो ई कोलाई का फेज है। ओके, ये थोड़ा ट्रिकी रहेगा बट ट्राई करिए आप। विच कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफाइल्स इन द फॉलोइंग फिगर एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स द ट्रांसपोर्ट रेट ऑफ ग्लिसरॉल एंड ऑक्सीजन इनटू ई कोलाई सेल्स एज अ फंक्शन ऑफ देयर एक्स्ट्रा सेल्यूलर कॉन्टेंट। यहाँ पे पर्टिकुलर 3 ग्राफ दिए गए हैं, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड। तो आपको बताना है ग्लिसरॉल और ऑक्सीजन का कौन सा कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। और यहाँ पे पूछा गया है ग्राफ में क्या है कि ट्रांसपोर्ट रेट ऑफ ग्लिसरॉल इनटू ई कोलाई एज अ फंक्शन ऑफ देयर एक्स्ट्रा सेल्यूलर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कि अगर बाहर सेल के बाहर, ई कोलाई सेल के बाहर उसके मीडियम में या उसके सराउंडिंग में कितना ज्यादा ग्लिसरॉल या कितना ज्यादा ग्लूकोज है, उसके डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट रेट में क्या डिफरेंस आएगा। या बाहर के सराउंडिंग में कितना कॉन्सेंट्रेशन ग्लिसरॉल या ग्लूकोज का ज्यादा है, उसके डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट रेट, मतलब कि वो कितना ज्यादा इंटरनलाइज होगा। यस, अभी बोलिए आप क्या रहेगा। मैं एक हिंट दे देता हूं, ये थोड़ा डील करता है माइक्रोबायोलॉजी से। ग्लिसरॉल जो इंटरनलाइज होता है, ई कोलाई ग्लिसरॉल इंटरनलाइज करता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से, ठीक है। ग्लिसरॉल इंटरनलाइज होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से, और ग्लूकोज, सॉरी ऑक्सीजन, नॉट ग्लूकोज, ऑक्सीजन तो ऑब्वियसली नॉर्मल डिफ्यूजन से ही होगा, राइट, जो हम जनरल डिफ्यूजन बोलते हैं उससे ही होगा। अब बताइए, इतना मैंने हिंट दे दिया है, अभी भी करेक्ट आंसर नहीं मिल रहा। ग्लिसरॉल इंटरनलाइज होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ई कोलाई के अंदर, ऑक्सीजन होता है नॉर्मल जो डिफ्यूजन होता है उससे। तो अगर ऑक्सीजन नॉर्मल डिफ्यूजन से होगा तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन शो करेगा, ऑक्सीजन ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन शो करेगा कि जितना ये जो सेकंड है वो ऑक्सीजन के लिए है। क्यों? क्योंकि बाहर जितना ऑक्सीजन का पर्टिकुलर अमाउंट होगा उतना ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा। बट व्हाट अबाउट ग्लिसरॉल? ग्लिसरॉल तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से हो रहा है, मतलब कि उसके लिए एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की जरूरत होती है। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो मेम्ब्रेन एम्बेडेड ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है उसकी जरूरत होती है। अब बोलिए, यस अभी सही आंसर आ रहा है। पूजा करेक्ट, सलोनी आनंद यस करेक्ट, हितिका प्रतीक्षा डी ऑप्शन सही है। ग्लिसरॉल जो है पर्टिकुलरली ट्रांसपोर्ट कैरेक्टरिस्टिक बताएगा 1, एंड ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट कैरेक्टरिस्टिक गिवन बाय द ग्राफ सेकंड। जो सेकंड जो ट्रेंड है दैट इज इट इज लीनियरली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेयर एज फर्स्ट जो रहेगा वो होगा ग्लिसरॉल का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। ओके ओके नेक्स्ट, इसमें भी आप थोड़ा लॉजिक लगा सकते हो, इसमें भी मैं, अच्छा पहले आप ट्राई करो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का, फिर मैं थोड़ा हिंट देता हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज के इक्विलिब्रियम ऑफ एन एक्सर्गोनिक रिएक्शन। देखो एक्सर्गोनिक रिएक्शन तो दिया गया है एट pH 7 इज ट्रू। एक्सर्गोनिक रिएक्शन दिया है मतलब क्या? ओके क्या होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एन एक्सर्गोनिक रिएक्शन इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? डेल्टा जी जीरो, मतलब कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी इज पॉजिटिव एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लेस देन 1। स्टैंडर्ड फ्री we can say standard free energy change is negative and equilibrium constant is less than 1, या फिर standard free energy change is negative, equilibrium constant is greater than 1, या फिर D है delta G0 is positive and equilibrium constant is greater than 1. What will be the answer? Yes,
जब एक्सर्गोनिक रिएक्शंस होते हैं, ओके, प्रतीक्षा ने बी बोला है, ठीक है, पूजा ने ए बोला है, ओके, मेजबिन भी बोल रहे हैं नेगेटिव एंड लेस देन 1, ठीक है। अब एक्सर्गोनिक रिएक्शन है तो आप एक चीज याद रखिए, दिस पर्टिकुलर ग्राफ जहां पे आप देख सकते हो डेल्टा जी जो है वो लेस देन 0 मतलब कि नेगेटिव में जाता है। डेल्टा जी जो है वो पर्टिकुलरली नेगेटिव में जाता है। जब डेल्टा जी नेगेटिव में जाएगा तब उसको हम बोलेंगे रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। और जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी इसका मतलब क्या, अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रही है, पर्टिकुलर रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बन रही है, सॉरी, रिएक्शन से प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब क्या, स्पॉन्टेनियस मतलब कि ये जो डायरेक्शन है राइट साइड की तरफ ज्यादा जा रहा है, राइट, मतलब कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है। वंस द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज मोर। और के इक्विलिब्रियम हम कैसे निकालते हैं, के इक्विलिब्रियम इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जब एक्सर्गोनिक रिएक्शन होगा तब डेल्टा जी नेगेटिव होगा, मतलब कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने का मतलब क्या है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने का मतलब यहां पे क्या है कि प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, रिएक्शन से प्रोडक्ट बनने की जो फॉर्मेशन है वो ज्यादा हो रही है, ठीक है। और प्रोडक्ट अगर ज्यादा बन रहा है तो इसका मतलब क्या, प्रोडक्ट अगर ज्यादा बन रहा है तो इसका मतलब ये कि प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट विल बी ग्रेटर देन 1, राइट। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का जो बिकॉज प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है कंपेयर टू रिएक्टेंट, सो इट विल बी ग्रेटर देन 1, राइट। So delta G is negative and K equilibrium will be greater than 1. Okay. What will be the answer? Delta G0, sorry, delta G0, that is the standard free energy change will be negative, whereas the equilibrium constant will be greater than 1. क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है एंड प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का फिर रेशियो ज्यादा रहेगा, ग्रेटर देन 1. ओके ओके, अभी हम आते हैं कैलकुलेशन वाले जोन में, राइट। यस, वेरी गुड, हाँ सही बात है अपर्णा, एग्जैक्टली, रिएक्टेंट एनर्जी हाई, प्रोडक्ट एनर्जी लेस, देयरफॉर हाई एनर्जी से लेस एनर्जी, करेक्ट। पूजा शुक्ला, यस, स्पॉन्टेनियस मींस जी इज नेगेटिव, करेक्ट, वेरी गुड। अभी हम कैलकुलेशन वाले उसमें आते हैं। एन ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप हैज अ न्यूमेरिकल एपर्चर, न्यूमेरिकल एपर्चर दिया हुआ है एन ए, मतलब कि एन साइन थीटा या एन साइन अल्फा दिया हुआ है 1.25, ठीक है। यूजिंग द एबी इक्वेशन द मैक्सिमम थियोरेटिकल रिजॉल्विंग पावर नैनोमीटर में ऑफ द माइक्रोस्कोप विद दिस ऑब्जेक्टिव एंड ब्लू लाइट वेवलेंथ, वेवलेंथ दी गई है 450 नैनोमीटर, क्या होगा, यस। सो न्यूमेरिकल एपर्चर दिया हुआ है एंड वेवलेंथ दी गई है 450, चलो जल्दी से सॉल्व करो फिर हम देखते हैं। वेवलेंथ दी गई है लैम्डा 450 नैनोमीटर, व्हाट विल बी द एबी इक्वेशन, एबी इक्वेशन क्या है जो हम बोलते हैं मैक्सिमम थियोरेटिकल रिजॉल्विंग पावर, मतलब रिजॉल्विंग पावर फाइंड करने के लिए, या उसको हम ऑल्टरनेटिवली बोलेंगे मिनिमम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन फाइंड करने के लिए, ठीक है, क्या रहेगा। ये तो माइक्रोस्कोपी का सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है, यस, सॉल्व करिए। आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाता है, एग्जाम में भी आपको उतना ही टाइम आपको लेना है, ज्यादा नहीं लगाना है कुछ। व्हाट विल बी द एबी इक्वेशन और आप क्या क्या वैल्यूज पुट करोगे, यस। देखो ऑयल इमर्शन दिया गया है, न्यूमेरिकल एपर्चर दिया गया है 1.25, आपको इतना भी आपको दे दिया है तो फिर 1.25 ऑटोमेटिकली, मतलब ओवरऑल न्यूमेरिकल एपर्चर ही दिया है आपको, ना ही एंगल ऑफ एपर्चर फाइंड करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है इक्वेशन में, और यही 2 वैल्यूज है और यही 2 वैल्यूज इक्वेशन में पुट करनी है। व्हाट विल बी द आंसर, रितिका, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, 219.6। बट आपको अगर पता हो तो
एबी इक्वेशन के दो यूजुअली फॉर्म्स रहते हैं। एबी इक्वेशन आप मुझे में पता चल गया आपने कौन सा वैल्यू लगाया है, 0.61 लैम्बडा आपने लगाया है, बट मैं आपको बताता हूं एबी इक्वेशन यूजुअली आप कहीं पे भी दो सोर्सेज में देखोगे, अलग अलग सोर्सेज में एबी इक्वेशन के दो फॉर्म दिए जाते हैं। एक होता है 0.61 लैम्बडा बाय न्यूमेरिकल एपर्चर, ओके, d इज इक्वल टू 0.61 लैम्बडा बाय न्यूमेरिकल एपर्चर, और कहीं कहीं पे सोर्स दिया गया है 0.5 लैम्बडा बाय न्यूमेरिकल एपर्चर। और अनफॉर्चुनेटली ये जो 2015 वाला ये जो क्वेश्चन है, यहां पे ये वाला यूज कर रहे हैं 0.5 लैम्बडा बाय न्यूमेरिकल एपर्चर, ओके। अब 0.61 की जगह 0.5 लगा के देखो क्या आंसर आता है। जिन्होंने भी, पूजा ने भी वही लगाया है 0.61, तो क्या आंसर आता है 0.5 लगाने के बाद, क्योंकि उसका जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें ये जब हम 0.5 लगाते हैं तब इसका आंसर आता है, ठीक है। तो आप ट्राई करिए, अगर 0.61 इंटू 450 बाई 125 करेंगे, 1.25 करेंगे, तो आपको आंसर आएगा कुछ 219 एज द कमेंट्स में लिखा हुआ है, जो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। बट आपको इससे आपको जाना है, दैट इज 0.5 इंटू 450 बाई 1.25। जब आप ये सॉल्व करेंगे तब आपको आंसर मिलेगा जो ऑफिशियल आंसर की के साथ है, और वो है 180 नैनोमीटर, ओके। यस, करेक्ट पूजा, 180 नैनोमीटर, राइट। सो आंसर विल बी व्हाट, 180 नैनोमीटर। हितिका ये भी सही है आपका, काफी सारे ऑल्टरनेटिव फॉर्म से अलग अलग पर्टिकुलरली, बट एबी इक्वेशन क्योंकि डेरिवेशन उन्होंने जो भी पर्टिकुलर इक्वेशन का डेरिवेशन होगा अलग अलग फॉर्म में है, बट दिस इज द इक्वेशन यूज्ड हियर। आप खुद गूगल पे सर्च करना है एबी इक्वेशन के, आपको बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूलाज मिलेंगे, राइट। जनरली ये यूज होगा, ओके। सो आंसर इज व्हाट, 180 नैनोमीटर। ठीक है, चलो ये सॉल्व करो। द वर्किंग वॉल्यूम ऑफ अ कीमोस्टेट विथ 0.1 पर आवर डाइल्यूशन रेट। पूजा आपको वही यूज करना है, 0.61 लैम्बडा बाय न्यूमेरिकल एपर्चर या फिर 0.5 लैम्बडा बाय न्यूमेरिकल एपर्चर, ओके। ऑल्दो मैं सजेस्ट करूंगा कि 0.61 ही आप यूज करिए, राइट। ये इक्वेशन में 0.5 लैम्बडा यूज किया गया है क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में 180 नैनोमीटर है, तो इसलिए ऑल्दो 0.5 भी चलता है, 0.61 भी चलता है, बिकॉज अभी जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया रहेगा वो ऐसा रहेगा कि आपको डेसिमल पॉइंट के बाद भी एक कुछ परमिसिबल वैल्यूज दी गई, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लिखो या 3 डिजिट्स, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्किंग वॉल्यूम ऑफ अ कीमोस्टेट विथ 0.1 पर आवर डाइल्यूशन रेट एंड 100 ml पर आवर फीड फ्लो रेट इज। क्या रहेगा इसका आंसर, इसका आंसर बताइए। देखो अभी हम न्यूमेरिकल, हम कैलकुलेशन वाले जोन में आ गए हैं, थियोरेटिकल ऑलमोस्ट हो गया। यस, वर्किंग वॉल्यूम लीटर में कीमोस्टेट का, जब हम डाइल्यूशन रेट इतना रखेंगे और फीड फ्लो रेट इतना रखेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि भाई डाइल्यूशन रेट इतना है वो कीमोस्टेट का और फीड फ्लो रेट इतना है, क्या रहेगा आंसर। देखो हमेशा एक चीज याद रखना कि आपको इतने सारे यूनिट्स दिए गए हैं, आपको आंसर कौन से यूनिट में निकालना है, लीटर में निकालना है, करेक्ट, लीटर में निकालना है आपको, मतलब कि कुछ ना कुछ वॉल्यूम है,
आपको एक वैल्यू दी गई है पर आवर की, दूसरी वैल्यू दी गई है ml पर आवर की। मतलब कुछ ना कुछ अगर हम करेंगे जिसकी वजह से फाइनल आंसर हमारा लीटर में आना चाहिए, राइट। एक वैल्यू कौन सी दी गई है 0.1 पर आवर की, राइट, 0.1 पर आवर, जो कि है हमारा डाइल्यूशन रेट, जिसको हम कैपिटल डी से सिग्निफाई करते हैं। फीड फ्लो जो है, फीड फ्लो रेट वो कितना है, फीड फ्लो रेट है 100 ml पर आवर, जिसको मैं ठीक है लीटर लिख लेता हूं, 0.1 लीटर। यस, क्या रहेगा आंसर, 0.1 लीटर पर आवर, जो हो गया उसका फीड फ्लो रेट, और हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो आपको मैं बता दूं यूजुअली क्या होता है, अगर पर्टिकुलर वॉल्यूम में, मतलब कोई एक पर्टिकुलर लीटर में अगर हम कुछ फीड फ्लो हम ऐड करते हैं, फीड फ्लो मतलब क्या, बाहर से कोई ना कोई स्ट्रीम हमने ऐड की, फिर भले वो मीडियम की स्ट्रीम हो, वो कोई भी पर्टिकुलर चीज़ की स्ट्रीम हो, जब हम उसको ऐड करते हैं तो कुछ ना कुछ डाइल्यूशन बनता है, करेक्ट। सो यूजुअली क्या होता है, डाइल्यूशन इज इक्वल टू एफ बाई वी, यूजुअली ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है डाइल्यूशन इज एफ बाई वी, मतलब कि फीड फ्लो रेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ भाई, कुछ वॉल्यूम में हमने बाहर से फीड फ्लो ऐड करवा दिया, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ डाइल्यूशन रेट बन रहा है, ठीक है। डी इज इक्वल टू एफ बाई वी, ये हुआ। तो फिर v इज इक्वल टू एफ बाई डी, बस आपको यही सॉल्व करना है। f हमने ले लिया 0.1 लीटर पर आवर, और d हमने ले लिया 0.1 पर आवर, ओके, 0.1 पर आवर, तो ये आवर आवर तो कैंसिल हो जाएगा, एंड 0.1 बाय 0.1 विल बी 1 लीटर, ठीक है। आंसर क्या रहेगा, 1 लीटर आंसर है। सो आंसर इज, बिकॉज यहां पे लीटर में दिया गया है तो आंसर इज 1, हमें डिजिट रखना है 1। तो कभी भी इन केस आप मान लो कि चलो ये आपको फॉर्मूला नहीं पता है, यूजुअली यही फॉर्मूला होता है, बट नहीं पता है तो आप अपने हिसाब से थोड़ा लॉजिक लगा के 1-2 मिनट निकाल के आप देख लो कि इसके यूनिट्स क्या है, पर आवर या फिर ml पर आवर है, और ये हमें आंसर निकालना है लीटर में, तो कुछ ना कुछ तो कट होगा। तो हमें फॉर्मूला में हमें कैसे मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, या किसको किससे डिवाइड करना है, तो हमें फाइनली यूनिट मिल जाएगा लीटर, क्योंकि आप देखो यहाँ पे आवर और आवर कट हो गया, अगर आवर और आवर कट हो गया तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, यूनिट फाइनली मिलेगा लीटर, राइट। तो हम ऐसे भी ये पर्टिकुलरली फॉलो कर सकते हैं, राइट। सो आंसर इज व्हाट, 1 लीटर, ओके। नेक्स्ट, चलो ये सॉल्व करो, क्या रहेगा इसका आंसर, और इसका मैं हिंट दे देता हूं, आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको वापस लॉजिक ही लगाना है। क्या रहेगा इसका आंसर, इफ द डेसिमल रिडक्शन टाइम फॉर स्पोर्स ऑफ अ सर्टेन बैक्टीरियम एट 121 डिग्री सेल्सियस इज 12 सेकेंड्स, द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 10⁻10 स्पोर्स टू 1 स्पोर बाय हीटिंग एट 121 डिग्री सेल्सियस इज व्हाट, ओके। मैं बोल रहा हूं, आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली फॉर्मूला नहीं लगाना है, भले आपको पता हो कि अच्छा डेसिमल रिडक्शन टाइम का कुछ फॉर्मूला है या नहीं है, ऐसा कुछ भी हो, आप जितना ज़्यादा दिमाग लगाओगे, लॉजिकली सोचोगे, आप उतना ही आपका ब्रेन जो है ट्रेन होगा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। रेदर देन रट्टा मारने से अच्छा है कि आप ये अप्रोच लो। इफ द डेसिमल रिडक्शन टाइम, पहली बात तो डेसिमल रिडक्शन टाइम मतलब क्या होता है डेसिमल रिडक्शन टाइम, कैन एनीवन टेल व्हाट इज डेसिमल रिडक्शन टाइम? यस, कमेंट्स में बताइए क्या है डेसिमल रिडक्शन टाइम। एक पर्टिकुलर स्पोर का जो है वो क्या है, 12 सेकेंड्स है। अगर उसको हमने ऑटोक्लेविंग के टाइम या हीट किलिंग के टाइम हमने 121 डिग्री सेल्सियस पे रखा, तो वो डेसिमल रिडक्शन टाइम 12 सेकेंड्स है।
सो द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 10⁻10 स्पोर्स टू 1 स्पोर बाय हीटिंग कितना रहेगा? यस, बताइए डेसिमल रिडक्शन टाइम क्या है? यस, ठीक है। डेसिमल रिडक्शन टाइम इज द टाइम टेकन टू रिड्यूस द पर्टिकुलर पॉपुलेशन बाय 1/10। ओके, राइट। टाइम रिक्वायर्ड, अपर्णास बात सही है, टाइम रिक्वायर्ड बट रिड्यूस नंबर ऑफ सेल व्हाट, डेसिमल लिखा हुआ है, मतलब कि वो 10 गुना 10 फोल्ड्स उसको कम करेगा। ठीक है, डेसिमल रिडक्शन टाइम उसको 10 फोल्ड टाइम्स कम करेगा, मतलब कि उसका जो ओरिजिनल है उससे वो 1/10 हो जाएगा। अगर इसका मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल 100 है, अगर ओरिजिनल अगर 100 होता है मान लो, तो अगर 2 मिनट के बाद 100 स्पोर्स या 100 बैक्टीरिया, कोई भी नंबर है, 100 से अगर वो 10 पे पहुंच जाता है, 90% रिडक्शन हुआ, या फिर उसका हम बोल सकते हैं 1/10 उसका हो गया, ओरिजिनल का 1/10 10 स्पोर्स हो जाता है, तो ये 2 मिनट को हम बोलेंगे डेसिमल रिडक्शन टाइम। यस, ओके, ये हिंट दे दी। चलो अभी बताओ क्या रहेगा आंसर, क्या है? 100 स्पोर्स से अगर 10 स्पोर्स होने में 2 मिनट लग रहा है, मतलब कि ओरिजिनल जो पॉपुलेशन होगी, और ये तो लीनियर ही है, तो जो कोई भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन है उसका 1/10 होने में, उसका 90% रिडक्शन होने में या 1/10 होने में जो टाइम लगता है उसको हम डेसिमल रिडक्शन टाइम बोलते हैं। सो नाउ टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो फिर कुछ फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पता है बहुत है। यस, आई गेस इसमें से कोई भी गेट एग्जामिनेशन में माइक्रोबायोलॉजी नहीं लेने वाला लगता है, माइक्रोबायोलॉजी पेपर नहीं लेने वाला, राइट? नहीं, अब नहीं तो अभी तक तो काफी सारे आंसर आ चुके होते। यस, करेक्ट हितिका, वेरी गुड। 2 मिनट इज द आंसर। अगर 12 सेकेंड में 90% रिडक्शन हो रहा है, मतलब कि 100 से 10 हो रहा है या 10 से 1 हो रहा है, हर 12 सेकेंड में वो 10 गुना कम हो रहा है, मतलब क्या हुआ? करेक्ट अल्ताफ, बट यहां पे देखो क्वेश्चन में लिखा है मिनट्स में, ठीक है, तो आपको कन्वर्ट करना है मिनट्स में, तो फिर 10⁻10 से 10⁻9 होने में कितना टाइम लगेगा? 12 सेकेंड्स। 10⁻9 से फिर 10⁻8 होने में कितना टाइम लगेगा? वापस 12 सेकेंड। हर बार डेसिमल रिडक्शन हो रहा है, करेक्ट। फिर वापस 10⁻7 कितना टाइम लगेगा? 12 सेकेंड्स। ऐसा करते करते फाइनली 10 टाइम्स वो हो जाएगा 12 सेकेंड्स, मतलब कि 10 स्टेप्स में। क्यों? क्योंकि लास्ट ऐसे आप जब करोगे और लास्ट में फिर सिर्फ 1 स्पोर बचेगा, तब टोटल 12 सेकेंड्स इंटू 10 मतलब टोटल 120 सेकेंड्स, या फिर 2 मिनट्स। आंसर इज 2 मिनट्स। ओके, इजी क्वेश्चन था, कहां कुछ इसमें था। 2 मिनट्स इज द आंसर। ओके, सो यूनिट का भी ध्यान रखिएगा, अगर पूछा है पर्टिकुलरली मिनट्स में और आप सेकंड्स में आंसर दे रहे हो, मतलब फिर 2 का 120 हो जाएगा, तो आप जब डिजिट इनपुट करोगे तब दूसरी ही डिजिट रहेगी। सो यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल दिस थिंग्स, राइट? तो इजी क्वेश्चन ही था, ज्यादा कुछ इसमें था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डबलिंग टाइम ऑफ बैक्टीरियम विद अ स्पेसिफिक ग्रोथ रेट इन 500 ml ऑफ ग्रोथ मीडियम इज। तो ठीक है, अगर डबलिंग टाइम आपको नहीं पता है उसका फॉर्मूला, तो मैं बता देता हूं, 0.693 बाय स्पेसिफिक ग्रोथ रेट इज इक्वल टू डबलिंग टाइम dt, जिसको हम टाउ से भी रिप्रेजेंट करते हैं।
अभी आंसर दीजिए। चलो मैंने फॉर्मूला भी बता दिया। यही सेम फॉर्मूला आपको कहाँ पे है, हाफ लाइफ वाला जो फॉर्मूला है वही सेम फॉर्मूला है, सिर्फ फर्क इतना है कि वहां पे ग्रोथ रेट की जगह क्या हो जाएगा, एक डीके कांस्टेंट आ जाएगा, और डबलिंग टाइम की जगह वो, क्योंकि वो डीके हो रहा है मतलब कि डिक्रीज हो रहा है, वो हाफ टाइम आ जाएगा। तो यही सेम फॉर्मूला है हाफ टाइम का रेडियो एक्टिविटी में, बट हम यहाँ पे डबलिंग टाइम देखते हैं। 0.693 बाई म्यू, म्यू इज व्हाट, ग्रोथ रेट इन 500 ml ऑफ ग्रोथ मीडियम। चलो इतना बता दिया है, अभी आप सॉल्व करिए, साथ में कैलकुलेटर भी रखिए। क्या आंसर रहेगा, 0.693 बाई म्यू, म्यू इज द ग्रोथ रेट। ओके, ये जो म्यू मैंने बोला है वो ग्रोथ रेट है जो जिसकी वैल्यू दी गई है। तो व्हाट विल बी द आंसर हियर, बताइए। 0.693 बाई 2.3 इज इक्वल टू डबलिंग टाइम। ओके, 0.693 बाई 2.3 इज इक्वल टू डबलिंग टाइम। मुझे यहां इसमें क्या रखना पड़ेगा, 0.3 रखना पड़ेगा। मैं भी सॉल्व करता हूं, चलो 0.693 बाई 23 इज व्हाट, 2.3 इज ओके। तो सभी बोल रहे हैं 0.301, तो क्या ये सही है? मुझे ये ब्लैंक में मुझे जो डिजिट दिया गया है मैं उसमें मुझे कौन सा डिजिट रखना पड़ेगा, 0.301 सही आंसर है, गलत आंसर है 0.301। अरे हर बार आप देखो क्वेश्चन में मिनट्स में पूछा है और इसको आवर में दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा है कि डबलिंग टाइम मिनट्स में कितना है और आपको ग्रोथ रेट आवर में दी गई है, ठीक है। ग्रोथ रेट अगर आवर में दी गई है तो ये क्या हो जाएगा, 0.301 आवर है, डबलिंग टाइम आवर्स है और हमें मिनट में है। तो हमें क्या करना है, यही वैल्यू को हमें 60 से मल्टीप्लाई करनी होगी तभी जाके हमें मिनट्स में मिलेगा। अगर 0.301 आवर्स है तो कन्वर्शन तो करना रहेगा ना, और यहीं पे ही स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा मिस्टेक करता है। यूनिट्स मत भूलिए, यूनिट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 0.3 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 180, सॉरी 0.3 इंटू 60 इज इक्वल टू 18, सो 18 इज द आंसर, या 18.07 एज इतिका सेड, यस करेक्ट, 18 मिनट्स आएगा क्योंकि क्वेश्चन में मिनट्स में पूछा है, ठीक है। तो आप जब डिजिट एंटर करोगे, अब जो आंसर फील्ड है उसमें आप 0.3, 18 की जगह 0.3 डाल दोगे और फिर गलत हो जाएगा आपका आंसर, राइट। तो 18 इज द आंसर, ठीक है। चलो ये सॉल्व करते हैं। अ बैक्टीरियल कल्चर इज ग्रोन यूजिंग 2 mg/ml fructose as the sole source of carbon and energy. The bacterial biomass concentrations immediately after inoculation at the end of growth phase are 0.1 mg and 0.9। मतलब क्या, पहले जो बैक्टीरियल बायोमास जो इनोक्यूलेशन के टाइम 0.1 mg था और ग्रोथ फेज के एंड के टाइम वो 0.9 mg हो गया, राइट। और वो भी हमने क्या सोर्स प्रोवाइड करवाया है, 2 mg/ml फ्रुक्टोज सोर्स प्रोवाइड करवाया है। इसका मतलब कि हमने 0.1 mg/ml का जो इनोक्यूलेशन है उसमें हमने जब पर्टिकुलर ये जो है 2 mg/ml फ्रुक्टोज जब हमने दिया तब वो 0.9 mg तक ग्रो हो गया, मतलब उसकी बायोमास कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई रिस्पेक्टिव। एज्यूमिंग कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, कंप्लीट यूटिलाइजेशन हो गया, सो द बैक्टीरियल ग्रोथ यील्ड ऑन फ्रुक्टोज इज ओके। फ्रुक्टोज में बैक्टीरियल ग्रोथ यील्ड क्या रहेगी, तो ये यूजुअली जब फर्मेंटेशन बैच कल्चर, जब फर्मेंटेशन हम काइनेटिक्स देखते हैं तब एट द एंड ऑफ डेथ फेज, मतलब कि फर्मेंटेशन खत्म होने के बाद फाइनली हमें यील्ड कितनी मिली। बैच कल्चर तो आपको पता है,
बैच कल्चर में हम क्या करेंगे, एक फर्मेंटेशन में हम इनोक्यूलेशन डाल देंगे या सॉरी इनोक्यूलम डाल देंगे, कल्चर एक पर्टिकुलर, हम अप्रोप्रिएट मीडिया डाल देंगे और जो भी पर्टिकुलर कंडीशंस है वो हम सेट करेंगे। सेट करने के बाद फाइनली हम उसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे वेसल को, और जब तक पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता यूटिलाइजेशन सबस्ट्रेट का, तब तक हम उसको फर्मेंट करवा देंगे, मतलब वो प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखेंगे। जैसे ही फर्मेंटेशन हो गया, मतलब कि पूरा कंप्लीट यूटिलाइजेशन हो गया सबस्ट्रेट का, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यील्ड उसकी चेक करेंगे भाई ग्रोथ यील्ड कितनी है। तो जनरली एक फॉर्मूला होता है, शिवकांत यस करेक्ट वेरी गुड, 0.4 आएगा, 0.8 नहीं 0.4 आएगा। पहले आपने वो 2 mg शायद आपने कंसिडर नहीं किया है, करेक्ट। सो ये जो ग्रोथ यील्ड है कि मुझे कितनी ग्रोथ मिली, मैंने अगर पर्टिकुलरली इतना सबस्ट्रेट दिया है दैट इज यील्ड इन टर्म्स ऑफ x बाई एस, जहां पे x को हम मानेंगे बैक्टीरियल बायोमास या बैक्टीरियल कॉन्सेंट्रेशन भी हम बोल सकते हैं, और S को हम बोलेंगे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो हमें यील्ड किसके टर्म्स में हमने देखना है कि भाई हमने इतना सबस्ट्रेट प्रोवाइड करवा दिया, सबस्ट्रेट कंप्लीटली यूटिलाइज हो गया, जो भी बैक्टीरिया ने जो यूज करना था वो यूज कर लिया, फिर ग्रो कितना होगा, तो फिर ग्रोथ कितना हुआ, तो ग्रोथ हुआ 0.1 mg से 0.9 mg, तो उसको हमने यील्ड कितनी बोलेंगे, क्या वो बढ़िया यील्ड है, क्या वो यील्ड कम है। हमने अगर 2 mg दिया, 2 mg देने के बाद यील्ड कितनी आनी चाहिए, ये जो सारी चीजें होती है वो प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करता है। तो इसका फॉर्मूला है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एस, ठीक है, इसका फॉर्मूला है, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। आपको सिंपल बैच कल्चर के जब एंड होता है डेथ फेज के बाद, यूजुअली ये यील्ड आपको मिलती है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एस, ठीक है। तो अब सॉल्व करिए, चलो ये फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, कॉन्सेप्ट बता दिया, अब क्या आंसर आएगा या कैसे आएगा। डेल्टा एक्स मतलब क्या, चेंज इन द बायोमास कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि फाइनल कितना हुआ और पहले कितना था, चेंज कितना हुआ, दैट इज x2 माइनस x1। x2 मतलब कितना, x2 ये है 0.9 mg पर ml, x1 है 0.1 mg पर ml। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बायोमास का 0.9 पहुंचा था, सब कुछ उसने यूज कर लिया, फिर उसके बाद 0.9 पहुंचा था, और इनिशियल जब हम इनोक्यूलम डाला कितना था, 0.1 था, मतलब कि 0.1 से 0.9 वो कुछ बायोमास इंक्रीज हो रहा है, और किसके प्रेजेंस में, 2 mg सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में, राइट, सॉरी 2 mg पर ml कॉन्सेंट्रेशन के सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में। तो x2 बाई x1 अपॉन s बाई s0, या हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल जो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है वही, और वो हमने सबस्ट्रेट क्या यूज किया, 2 mg, और वो कंप्लीटली यूटिलाइज हो गया। इसका मतलब कि एट द एंड हमें सबस्ट्रेट कुछ भी नहीं था हमारे पास, तो 0.9 माइनस 0.1 बाई 2 माइनस 0 दैट इज 0.8 बाई 2, 0.8 बाई 2 मतलब 0.4, तो आंसर क्या आएगा 0.4। यील्ड कितनी हमें मिल रही है, 0.4। ओके, और इसका यूनिट क्या है, इसका कोई यूनिट नहीं है यील्ड का, क्योंकि mg पर ml कट हो जाएगा। यूनिट की अगर बात करें तो ऊपर का mg पर ml और नीचे का mg पर ml कट हो गया। यस एवरीवन करेक्ट, 0.4 इज द आंसर। ओके वेरी गुड, 0.4 इज द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन लीजिए, द वॉल्यूम ऑफ अ 1 mg per ml stock solution of ampicillin to be added to 0.1 liter of growth medium for achieving a final ampicillin concentration of 50 microgram per ml is, right? क्या रहेगा आंसर, चलो अभी बताइए क्या रहेगा, आपको कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज करना पड़ेगा, ये भी बताइए, कौन सा फॉर्मूला इसमें आपको यूज करना पड़ेगा। The volume in ml of a 1 mg per ml stock solution of ampicillin to be added to
0.1 लीटर ऑफ ग्रोथ मीडियम फॉर अचीविंग अ फाइनल एम्पिसिलिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 50 माइक्रोग्राम पर ml इज व्हाट। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि हमें कितना ml सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, ऑफ द पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन 1 mg बाई ml, 1 mg बाई ml उसका कॉन्सेंट्रेशन है, उसका हमें कितना ml सॉल्यूशन लेना है और उसको हमें 0.1 लीटर में हम डालेंगे सो दैट फाइनली हमारे पास 50 माइक्रोग्राम पर ml वर्किंग सॉल्यूशन मिले। ये आप यूज करते ही हो अपने डे टू डे वेट लैब्स में, मतलब कि आप जब अपना रिसर्च करोगे, कुछ भी करोगे, रिएजेंट प्रिपरेशन के टाइम यही फॉर्मूला यूज करोगे। एंड यस एब्सोल्युटली करेक्ट अपर्णा, सही बात है। N1V1 इज इक्वल टू N2V2, राइट। N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो यही फॉर्मूला आप जनरली रिएजेंट प्रिपरेशन के टाइम यूज करते हो। अगर आपके पास एक पर्टिकुलर HCl का इतना कॉन्सेंट्रेशन है, उसमें से आप कितना ml लोगे तब जाके आपको एक वर्किंग पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाना है 50 ml का, करेक्ट। 50 ml का मुझे ये 2 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है 50 ml का, बट मेरे पास ये कुछ पर्टिकुलर 36 नॉर्मल सॉल्यूशन दिया गया है बॉटल में, तो उसमें से मुझे कितना ml निकालना पड़ेगा। तो यही सब चीजें होती है ना, यही प्रैक्टिकल चीज है, उसी पे ही क्वेश्चन पूछा है। अभी आंसर दीजिए। चलो अब फॉर्मूला तो हो गया, कॉन्सेप्ट बता दिया, क्वेश्चन समझ गए, अभी आंसर दीजिए। पूजा ने बोला है 5 ml। अब सही है, अभी आपने यूनिट्स भी ध्यान में रखे हैं, करेक्ट, वेरी गुड। 5 ml इज करेक्ट, राइट। देखो मुझे लगता है कि आप लोग माइक्रोबायोलॉजी पेपर सिलेक्ट नहीं करोगे इससे ऐसा ही लग रहा है, आप बायोकेमिस्ट्री और दूसरा ही कुछ और सिलेक्ट करोगे, क्योंकि आंसर आ नहीं रहे हैं जल्दी। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ 1 mg, ठीक है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है। V1 हमें फाइंड करना है, V1 हमें फाइंड करना है, बट N1 कितना है, N1 को मान ले हम उसका पर्टिकुलर बोल सकते हैं हम उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है 1 mg पर ml, ठीक है। 1 mg पर ml दिया गया है, उसको मैं क्यों ना कन्वर्ट कर दूं माइक्रोग्राम पे, क्यों ना मैं उसको कन्वर्ट कर दूं माइक्रोग्राम में। अच्छा कोमल नहीं समझ आया, ठीक है। मुझे पता नहीं है, बट जब आप अपना रिएजेंट जब आप बनाते हो यूजुअली लैब्स में, रिएजेंट बनाने के टाइम मान लो कि आपको 50 ml बनाना है HCl, किसमें 50 ml HCl बनाना है पर्टिकुलरली, 50 ml सॉल्यूशन आपको बनाना है वॉल्यूम, जिसमें से उसकी कॉन्सेंट्रेशन हो 2 नॉर्मल या 2 मोलार कॉन्सेंट्रेशन हो वो पर्टिकुलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, ठीक है। आपको कोई पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें आपको 50 ml 2 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड लग रहा है, बट आपके पास एक बहुत ही बड़ा एक रिएजेंट का बॉटल रहेगा, HCl का बॉटल रहेगा, जो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब वो 36 नॉर्मल का होता है। तो वो 36 नॉर्मल में से आपको कितना वॉल्यूम लेना है और कितना वाटर में ऐड करना है सो दैट आपके पास फाइनली 50 ml 2 नॉर्मल सॉल्यूशन हो। ये आप ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स आपको पता ही होंगे, राइट। या इवन ले लो ग्लेशियल एसिटिक एसिड ले लो, अगर आपको 10% एसिटिक एसिड सॉल्यूशन बनाना है या 1% एसिटिक एसिड सॉल्यूशन बनाना है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है, प्योर फॉर्म में होता है 100%, ऑलमोस्ट 100% होता है, 99 पॉइंट समथिंग %। तो 99% में से आप कितना वॉल्यूम लोगे सो दैट आपके पास 50 ml या 20 ml आपके पास मिलेगा 10% सॉल्यूशन का एसिटिक एसिड, राइट। कितना आप ऐड करोगे वाटर में। तो यही सेम क्वेश्चन ऐसा है कि आप 1 mg पर ml का एक स्टॉक सॉल्यूशन है, स्टॉक सॉल्यूशन कहीं पे है जिसका एक कॉन्सेंट्रेशन है 1 mg पर ml। 1 mg पर ml में से आप कितना वॉल्यूम लोगे, दैट इज V1, आप कितना वॉल्यूम लोगे सो दैट फाइनली आपको एक वर्किंग कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा 50 माइक्रोग्राम पर ml का, और वो भी कितने वॉल्यूम का, 0.1 लीटर का, ठीक है, 0.1 लीटर का।
मतलब कि आप जो स्टॉक सॉल्यूशन है आपका, स्टॉक सॉल्यूशन जो N1 जो हम बोलते हैं स्टॉक सॉल्यूशन में से, और स्टॉक सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन दी गई है 1 mg पर ml, वो 1 mg पर ml स्टॉक सॉल्यूशन में से आप कितना वॉल्यूम लोगे और कितना वाटर में ऐड करोगे, सो दैट फाइनली आपको इतना कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा 100 ml में, राइट? यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको N1 क्या रखना है? N1 आपका रहेगा 1 mg पर ml, ठीक है? N1 आपका हो जाएगा 1 mg पर ml। V1 आपका हो जाएगा, V1 तो आपको फाइंड करना है, तो V1 आपका x। N2 क्या रहेगा? N2 रहेगा मतलब कि जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन जो हमें बनाना है, फाइनल जो कॉन्सेंट्रेशन बनानी है वो है 50 माइक्रोग्राम, ये है 50 माइक्रोग्राम पर ml। एंड व्हाट इज V2? V2 दिया गया कि हमें फाइनल वॉल्यूम कितना बनाना है, 0.1 लीटर, 0.1 लीटर, ठीक है? आप देखो यहाँ पे मैच नहीं कर रहे क्योंकि x हमें ml में ढूंढना है, क्वेश्चन में दिया गया है ml में हमें ढूंढना है। सो 1 mg पर ml मैं क्यों ना 1 mg पर ml को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट कर दूं। ओके, माइक्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता हूं इसको मैं 1000 mg पर ml इंटू वॉल्यूम 1 दैट इज इन ml, अगेन मिलीलीटर्स, ठीक है, इज इक्वल टू 50 माइक्रोग्राम, सॉरी ये 1000 mg नहीं होगी, ये 1000 माइक्रोग्राम होगा। ओके, मैंने 1 mg को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, पर्टिकुलरली 1000 माइक्रोग्राम, 50 माइक्रोग्राम पर ml इंटू V2। V2 क्या रहेगा? V2 मतलब 0.1 लीटर, लीटर को क्यों मैं कन्वर्ट ml में ही कन्वर्ट कर दूं, तो ये हो जाएगा 100 ml, ठीक है? तो ये माइक्रोग्राम पर ml तो कट हो गया, और हमने यहाँ पे ml लिखा है तो ऑब्वियसली हमारा आंसर ml में मिलेगा। तो अभी बस यही सॉल्व करना है हमको। क्या रहेगा? V1 इन ml विल बी 50 इंटू 100 बाय 1000। बस सॉल्व करिए, आंसर आपको आ गया 5 ml। इजी था, 5 ml इज द आंसर। ओके, अभी मॉर्निंग चल रही है अनिल पटेल एंड वासु कश्यप, सो गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू, राइट? सो आंसर इज 5 ml, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अभी आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। चलो अभी लास्ट क्वेश्चन अगेन आपका कॉन्सेप्ट चेक करेगा, इनफ ऑफ कैलकुलेशंस। आई होप आपको समझ आ गया कोमल। ओके फाइन, गुड। सो लास्ट क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट चेक करेगा। इन ई कोलाई स्ट्रेन इज ग्रोन initially on glucose as the sole carbon source. Upon complete consumption of glucose following 12 hours of growth, lactose is added as the sole carbon source and the strain is further grown for 12 hours. Assuming that the E. coli strain has a functional wild type lac operon, which one of the following profiles is the most accurate representation of beta galactosidase expression? Right? Arbitrary units है, क्या रहेगा इसका आंसर? ओके, अपर्णा बोल रहा है 3। क्वेश्चन ध्यान से वापस पढ़िए। आपको ये लग रहा है माइक्रोबायोलॉजी का, बट एक्चुअली ये जीन रेगुलेशन का क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट भी उसी का ही लगेगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जीन रेगुलेशन का, ठीक है? आपको कुछ पर्टिकुलर डायऑक्सिक ग्रोथ कर्व के आप शायद सोच रहे होंगे या जो भी है, बट एट द एंड ये जीन एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। ओके, सभी सी ही बोल रहे हैं, 3 बोल रहे हैं। अच्छा, अगर आपको दिखना रहा हो तो बता दूं, एक्स एक्सिस पे टाइम दिया गया है आवर्स में, वाई एक्सिस पे बीटा गैलेक्टोसिडेज का एक्सप्रेशन बताया गया है, ठीक है? बीटा गैलेक्टोसिडेज का एक्सप्रेशन, ओके, यहाँ पे। ओके, तो मोस्टली आंसर 3 आया है, वेयर इज हितिका बोल रहे हैं 4। मैंने हिंट भी दे दिया है।
यस, क्या रहेगा आंसर? ओके, हितिका 4 बोल रहे हैं, अपर्णा भी 4 ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको वो कॉन्सेप्ट पता है कैटाबोलाइट रिप्रेशन का? क्योंकि यहाँ पे देखो पूछ रहे थे मीडियम और वो सब चीज का, बट एट द एंड नेक्स्ट लाइन में आप देखो, एज्यूमिंग दैट द ई कोलाई स्ट्रेन हैज फंक्शनल वाइल्ड टाइप लैक ओपेरॉन पे पहुंच गए वो, ठीक है। लैक ओपेरॉन, which one of the following profiles is the most accurate representation of beta galactosidase expression? लैक ओपेरॉन की बात कर रहे हैं और हम यहाँ पे ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला जीन एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो वहां यहाँ पे क्या आएगा? ओके अपर्णा, ठीक है, इसलिए मैंने बोला था क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ओके, तो क्या रहेगा? पहले 12 आवर्स में ग्लूकोज दिया है और फिर बाद के 12 आवर्स में मीडियम में सोल सोर्स क्या दिया है? कार्बन सोर्स लैक्टोज। तो ग्लूकोज में तो जो पर्टिकुलर लैक ओपेरॉन का एक्सप्रेशन होगा नहीं, कैटाबोलाइट रिप्रेशन होगा, करेक्ट। ग्लूकोज के प्रेजेंस में कैटाबोलाइट रिप्रेशन होता है, लैक ओपेरॉन का एक्सप्रेशन नहीं होता है, राइट। एग्जैक्टली हितिका, जब तक ग्लूकोज कंज्यूम नहीं होगा पूरा तब तक एक्सप्रेशन नहीं होगा। ग्लूकोज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटाबोलाइट रिप्रेशन। इनफैक्ट ग्लूकोज और लैक्टोज भी प्रेजेंट हो दोनों, बट जब तक ग्लूकोज भी अगर दोनों प्रेजेंट हो तो भी जब तक ग्लूकोज कंज्यूम नहीं हो जाता तब तक लैक्टोज अपना काम नहीं करेगा, मतलब लैक्टोज लैक ओपेरॉन को एक्टिवेट नहीं करवाएगा। तो पहले 12 आवर्स में क्या रहेगा? पहले 12 आवर्स में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होगा बीटा गैलेक्टोसिडेज का। फिर जैसे ही उसको हमने ट्रांसफर करवा दिया लैक्टोज मीडियम में, तब जाके होगा। तो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। पहले 12 आवर्स में एक्सप्रेशन नहीं होगा, फिर बाद के 12 आवर्स में होगा। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। आई होप आपको दिख रहा है ग्राफ, राइट, ठीक है। सो वंस इट इज ट्रांसफर्ड टू द मीडियम कंटेनिंग लैक्टोज, then only the expression will be done or beta galactosidase will get expressed, right? So this is the thing. तो हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। तो आई होप आप सभी को पता चल गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, कभी भी कैलकुलेशन में यूनिट्स की मिस्टेक मत करना। यूनिट्स आपने कुछ और देख लिए, आपने डिजिट कुछ और डाल दिए, तो ऐसा नहीं करना है प्लीज। एंड फॉर्मूलाज याद रखिए, जो बेसिक फॉर्मूलाज है वो याद रखिए, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ इस सेशन से आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। कल भी 10 बजे दादा सर का लाइव रहेगा और वो ज़ूलॉजी पेपर डिस्कस करेंगे फॉर गेट एक्सेल 2015. So that was all from my side, and thank you all for your patient listening. Thank you all for participating.